साथियों जय हिंद। तो साथियों हमने इसके पिछली वीडियो में डीएनए देखा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद आरएनए देखा, आरएनए के बाद प्रोटीन का संश्लेषण कैसे किया जाता है, इसके पिछली वीडियो में हम लोग पूरा देखे थे। और इसके आगे इस वीडियो में हम लोग अब देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि सेंट्रोसोम जो होता है, कोशिका के अंदर जो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, तो सेंट्रोसोम का कार्य केवल सेल डिवीजन का ही होता है। वह केवल कोशिका विभाजन के समय ही वहाँ पर दिखाई देता है। तो सेल डिवीजन होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा बढ़िया से। तो दोस्तों सेल डिवीजन ये होता है, मतलब कोशिका विभाजन। हमारे शरीर में जो है छोटी छोटी असंख्य कोशिकाएं हैं, एक दो कोशिकाएं नहीं, असंख्य कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। हमने पिछले वीडियो में पूरा देखा है। और जिन कोशिकाओं से निर्माण होता है उसी कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन इसलिए होता है कि वही हमारे शरीर में वृद्धि करती है। हमारे शरीर में वृद्धि कोशिका विभाजन के कारण होता है। और मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को चोट भी कहीं लग जाती है, तो वो ठीक कोशिका की वजह से ही होती है। क्योंकि कोशिका जो होती है वो, मान लीजिए यहाँ पे हमें चोट लग गया, यहाँ पे चोट लगने के बाद अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो ये चोट सही नहीं होती। तो इसको एकदम आसान से भाषा में हम लोग समझ रहे हैं कि कोशिका विभाजन किस तरह होता है। तो कोशिका विभाजन में ज़्यादातर में मुख्य कार्य इसका शरीर की वृद्धि करने में होती है और घावों को भरने में। और ये जो कोशिका विभाजन होता है, ये नहीं कि नहीं कोशिका को ऐसे मारकर क्यों नहीं चल रहा है, कोशिका मान लीजिए ऐसे है तो कोशिका को ऐसे तोड़ के इस तरह कोशिका विभाजन नहीं होती है। कोशिका विभाजन जब भी होती है तो ये एक पेयर में होती है। मान लीजिए ये है तो अपने जैसी नई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर थोड़ा बताते रहेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि शरीर का निर्माण किस तरह होता है। तो ये देखिए कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। असूत्री एमिटोसिस, समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। 3 प्रकार से कोशिका का विभाजन पूरे शरीर निर्माण के लिए होता है। तो उसको हम देखते हैं। असूत्री विभाजन जो होता है, असूत्री विभाजन, इसको देखिए आप लोग। असूत्री विभाजन जो है इसको एमाइटोसिस कहते हैं। एमाइटोसिस ये ऐसा विभाजन होता है जो कि केवल सूक्ष्म जीवों में ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई वायरस हो गया जो कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है। तो एकदम सूक्ष्म, जैसे वायरस बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में, वायरस बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को ही हम लोग असूत्री विभाजन करते हैं। असूत्री विभाजन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, केवल एक सेल ये होती है। ये इसमें क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बाहर एक माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम, बस इतना ही पाया जाता है। और ये अपने ही जैसे वायरसों का निर्माण केवल करते हैं। ये केवल वायरसों का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये केवल सूक्ष्म जीवों के लिए जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, बस उन्हीं में ये असूत्री विभाजन होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसको इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस। इसमें जो होता है अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों की कोशिका में पाया जाता है। जीवों की कोशिका में अलैंगिक जनन करने वाले जीवों की कोशिका में पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन का मतलब एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब कि मान लीजिए हम अगर चल भी रहे हैं तो हमारे पैरों की कुछ कोशिका नष्ट हो रही होंगी। तो जो पैरों की कोशिका नष्ट हो रही हैं तो उनको फिर से सही करने के लिए जो उनकी अगल बगल की कोशिकाएं होती हैं वो अपने जैसे ही कोशिका का निर्माण करती हैं। और हमारे शरीर में इन कोशिकाओं की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। बच्चों में देखिए तो बच्चों में बहुत जल्दी जल्दी किसी भी घाव को भरने में बच्चों का बहुत तेजी से कोशिका कवर करती है। तो इसमें अलैंगिक जनन करने वाले जीवों की कोशिका में पाए जाते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यही है, मान लीजिए कहीं चोट लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है,
तो उसको कवर करने का कार्य करती है। जैसे देखिए, ये हो गई मदर सेल। मदर सेल को 2n का मतलब गुणसूत्रों की जितनी संख्या होती है उसी संख्या में नए सेलों का निर्माण होता है। जो गुणसूत्र हम पिछले वीडियो में बताए हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या कभी नहीं होती है। जितने गुणसूत्र, इसमें 46 गुणसूत्र, तो ये जो नया सेल का निर्माण करेगी तो इसमें भी 46 गुणसूत्र और इसमें भी 46 गुणसूत्र अपने जैसे ही गुणसूत्रों का निर्माण करती है ये। और यहाँ देख लीजिए, तो फिर ये डॉटर सेल भी दो अलग अलग भाग में सेल को डिवीजन हो रहा है। तो इसी की वजह से हमारे शरीर का घाव बहुत जल्दी भर जाता है। जो कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूरॉन की बनी होती हैं। पिछले वीडियो में देखे थे आप लोग। इसके बाद देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अर्ध का मतलब आधा। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो है ये लैंगिक जन्म करने वाले जीवों की कोशिका में पाए जाते हैं। लैंगिक यानी सेक्सुअल, जो रिप्रोडक्शन में कार्य होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जन्म करने वाले जीवों की कोशिका में पाए जाते हैं। ये 2 चरण में संपन्न होते हैं। लैंगिक जन्म करने वाले जीवों की कोशिका में 2 चरण होते हैं। पहला चरण तो मियोसिस फर्स्ट होता है और दूसरा चरण मियोसिस सेकेंड। इसको हम अभी आगे देखते हैं, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, मियोसिस सेकेंड क्या होता है, और लैंगिक जन्म करने वाले को हम पूरा डिटेल में। तो साथियों, अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग समझते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में हमने उसमें बताया मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, मियोसिस सेकेंड क्या होता है, इसमें देखते हैं। जैसे अर्धसूत्री विभाजन है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो हमने उसके पहले भी बताया था कि 44 क्रोमोसोम अलग कार्य करते हैं शरीर के निर्माण में, और 2 क्रोमोसोम होते हैं वो रिप्रोडक्शन के निर्माण में कार्य करते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन उसी में देखते हैं। तो जो फीमेल में 2 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, XX और मेल में XY। ये जो XX है ये अंडाणु का कार्य करते हैं, और ये जो XY ये शुक्राणु। तो इसमें से जो डिवीजन होता है, जो मेल का X, फीमेल का X और फीमेल का X, ये 2 पार्ट में हो जाते हैं। इसमें एक ही पार्ट से सेल डिवीजन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन में। और इसमें X और Y, ये जो पुरुष युग्मक है और ये जो मादा युग्मक। युग्मक मींस पेयर मींस जोड़ा। ये दोनों जोड़ा यहाँ पे और ये दोनों जोड़ा यहाँ पे। अब इसमें जो सेल डिवीजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें से मादा युग्मक से 1 क्रोमोसोम और पुरुष युग्मक से 1 क्रोमोसोम मिलकर ही रिप्रोडक्शन का निर्माण करते हैं। लैंगिक जन्म का निर्माण इसी तरह विभाजन से होता है। तो जैसे X और पुरुष का X, तो X और X से लड़की पैदा होती है, और महिला का X और पुरुष का Y, तो XY से लड़का पैदा होता है। तो इसी फेज को हम लोग मियोसिस फर्स्ट फेज कहते हैं। इस फेज को मियोसिस फर्स्ट फेज कहते हैं। और जो मियोसिस सेकेंड फेज होता है, मियोसिस सेकेंड फेज में जो ये XX, मान लीजिए लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा होने के बाद इसके पास तो 44 क्रोमोसोम रहे ही हैं, और 2 क्रोमोसोम, ये 46 क्रोमोसोम इसके शरीर में है। तो ये जो है केवल शरीर का निर्माण करती हैं। ये क्रोमोसोम शरीर का निर्माण करते हैं। एक तरह से अगर देखें तो ये सूत्री विभाजन का ही, समसूत्री विभाजन का ही कार्य करती हैं। तो ये शरीर के निर्माण में कार्य करती हैं। तो महिला है तो XX और XX क्रोमोसोम का ही फिर एक निर्माण करते चली जाएंगी, कोशिका का विभाजन उसी प्रकार से करते चले जाएंगे। और ये जो लड़के में है तो XY प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हमारे अंदर X और Y जो जितने कोशिकाएं हैं X और Y क्रोमोसोम में निर्माण करते चले जाएंगे। अगर महिला है तो महिला में XX के क्रोमोसोम को निर्माण करते चले जाएंगे। पूरे शरीर निर्माण में उन्हीं का योगदान होता है। तो इसको तो साथियों, इसको हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता कैसे है। इसमें देखिए, ये मेल हो गए और ये फीमेल। फीमेल मीन्स महिला, मेल मीन्स पुरुष। मेल मीन्स पुरुष, ये सब तो बेसिक है। मेल मीन्स पुरुष। तो पुरुष में जो होते हैं 46 क्रोमोसोम टोटल पाए जाते हैं। पुरुष में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं टोटल, और महिला में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन में
ये 46 और ये 46 क्रोमोसोम, 46 और 46 क्रोमोसोम हो गए, तो ये 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो 92 क्रोमोसोम जो कि एकदम पूरा ही शरीर निर्माण में एकदम पूरी गड़बड़ी हो जाएगी। शरीर के लिए अति आवश्यक 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़े। अगर 23 जोड़े से कम भी हुआ तब भी शरीर में कोई ना कोई दिक्कत होगी, अगर 23 जोड़े से ज्यादा भी हुआ तब भी शरीर में कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि पुरुष का 44 और महिला का 44, इसमें से जो आधा आधा होता है, तो आधा आधा 22 क्रोमोसोम और 22 महिला का, दोनों मिला के 44 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक, दोनों मिला के 44 क्रोमोसोम। तो 44 क्रोमोसोम जो होते हैं शरीर निर्माण के लिए होते हैं, 44 क्रोमोसोम शरीर निर्माण के लिए होते हैं। और इसके बाद जो सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं, मेल का XY और फीमेल का XX, तो मेल का X और फीमेल का X, दोनों में से एक एक क्रोमोसोम दोनों में से मिलते हैं, तो ये 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये सेक्सुअल का सेक्स का निर्धारण करते हैं, यानी लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण यही करते हैं। तो 2 क्रोमोसोम ये, 44 क्रोमोसोम ये, 44 और 2 46 क्रोमोसोम टोटल एक बच्चे में होते हैं। तो फिर ये जो 44 होते हैं यही बच्चे के शरीर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं यही शरीर में ये बताते हैं कि ये लड़का है या लड़की। उसी हिसाब से इनका प्रोडक्शन होता है। तो इसमें आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कैसे होता है। ठीक, और इसमें तो कुछ छूटा नहीं है आप लोगों का। अर्धसूत्री विभाजन लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग ये समझते हैं, मान लीजिए अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो कोशिका वहाँ की मर जाती हैं। वहाँ की कोशिका मरने के बाद उसको सही करने के लिए उसके अगल बगल की कोशिका जो होती हैं उसमें मदद करती हैं सही करने के लिए। तो फिर वहाँ पे कोशिका इकट्ठा होकर फिर वो सेल सही होती है। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अनियमित कोशिका विभाजन, मतलब अगर कोशिका नियंत्रण अगर बिगड़ जाए, नियंत्रण बिगड़ने का मतलब अगर कोशिका डिस्टर्ब हो जाए तो या तो ज़्यादा कोशिका बनाने लगेंगी या फिर कम बनाने लगेंगी। अगर ज़्यादा कोशिका बनाने लगेंगी, मान लीजिए हमारे शरीर में 1000 कोशिका की जरूरत है, वहाँ 1 करोड़ कोशिका बन जाए, 1 करोड़ कोशिका बन जाएगी तो उसको दिक्कत ही होगी। तो उसको हम लोग देखते हैं, अगर कोशिका विभाजन डिस्टर्ब हो जाता है, अगर कोशिका विभाजन डिस्टर्ब हो जाता है तब कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि होने लगती है। जब कोशिका विभाजन डिस्टर्ब होता है तब कोशिकाओं में इतनी तेजी से वृद्धि होने लगती है कि एकदम उसका नियंत्रण ही खत्म हो जाता है, तो अनियमित वृद्धि होने लगती है। इसी कारण शरीर में कैंसर होता है। कैंसर जो होता है इसी अनियमित कोशिका की वृद्धि के कारण ही कैंसर होता है। और कैंसर के कारण ओंकोजीन होता है। कैंसर के कारण ओंकोजीन होता है। इसीलिए कैंसर के अध्ययन को हम लोग ओंकोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में ही कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें बैक्टीरिया वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों की कोशिका में, बैक्टीरिया वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाए जैसे कोशिका में विकसित नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीव, मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाए विकसित नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाए उसमें नहीं पाए जाते हैं, ऐसे कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसे कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।
और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये बड़े जीवों की कोशिका में पाए जाते हैं। बड़े जीवों मतलब ह्यूमन हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये बड़े जीवों की कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। तो इसमें बड़े जीवों की कोशिका में ही विकसित होते हैं, इसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या होते हैं। पूरा तो देख ही लिए, इसको एक नज़र में देख लेते हैं। वनस्पति कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वॉल। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, सेल वॉल पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद वनस्पति कोशिका में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वनस्पति कोशिका में तारक काय यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन का कार्य करती है, वो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसको एक नजर समझ लेते हैं। तारक काय यानी सेंट्रोसोम पौधों में क्यों नहीं पाया जाता है। उसमें आप लोग देखे होंगे कि अगर पौधों को कहीं से अगर थोड़ा सा भी कुछ से काट दिया जाए, जीवित पौधों को थोड़ा सा अगर काट दिया जाए तो कुछ दिनों बाद वहाँ की सेल जो होती हैं वो मर जाती हैं। सेल मरने के बाद वहाँ पे सूखा सूखा लगता है, या फिर अगर किसी भी तरह से कोई भी कुल्हाड़ी से मार दे उसमें, या फिर किसी भी तरह से उसमें अगर होल कर देते हैं थोड़ा सा, तो उतने दूर की जो कोशिका होती है वो मर जाती है। कोशिका मरने के बाद वहाँ की जो सेल होती हैं वो मरने के बाद वहाँ पे एकदम सूख जाता है, तो इसीलिए उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अगर सेंट्रोसोम पाया जाता तो वहाँ की कोशिका तुरंत रिप्लेस करके, रिप्लेस मतलब कि तुरंत अपने जैसी कोशिका बना के उसको सही कर देते, लेकिन पेड़ पौधों में ये चीज नहीं पाया जाता है। तो इसमें तारक का सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसीलिए ना हमारे शरीर में कोई भी कटा पिटा निशान सही हो जाता है। इसमें जो होती है रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स बड़ी होती है। रिक्तिका वही राजधानी, रिक्तिका यानी वही राजधानी जो कि इसमें बड़ी मात्रा में पानी को स्टोर करके रखती है, और इसमें थोड़ा छोटी मात्रा में। पेड़ पौधे भाई बड़े होते हैं तो उसमें बड़े मात्रा में चाहिए, तो इसीलिए रिक्तिका इसकी बड़ी होती है और इस जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। वनस्पति कोशिका की जो आकार है वो लगभग आयताकार है, पूरा गोल नहीं है, गोल यानी वृत्ताकार नहीं है। और जो जंतु कोशिका के आकार है, जंतु कोशिका के आकार लगभग गोल ही है, यानी वृत्ताकार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सेल चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पर हम लोगों का सेल टॉपिक खत्म हो गया।